It's in the air and the bowler takes it. हेलो नमस्ते शिशेकाल केम छो। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट लेके आया हूँ कॉटन वो स्टोरीज में एक और एपिसोड विथ माय दोस्त दैट इज आवर जोशुआ इज बैक अगेन ऑन कॉटन वो स्टोरीज। हेलो जोशुआ। पहली बात तो जोशुआ बिफोर वी गेट हेलो। स्टार्टेड एक एक चीज मतलब आफ्टर 36 ईयर्स अ टीम लाइक न्यूजीलैंड जिसको सब लोग राइट ऑफ कर चुके थे। स्टार स्पोर्ट्स तो एडवर्टाइजमेंट चला रहा था कि बांग्लादेश प्लस न्यूजीलैंड 5-0 कैसे व्हाइट वॉश होगा। इंडिया का जैसे हमने तोड़ा था गाबा का घमंड न्यूजीलैंड ने तोड़ा है इंडिया का घमंड और स्टार स्पोर्ट्स का घमंड। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड आवर ऑडियंस एक विनंती है आप लोगों से। आई वाइल वी हैव ऑब्जर्व दैट मेनी ऑफ यू view the channel view the episodes but you do not hit the subscribe button. प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करिए उसके बिल्कुल पैसे नहीं लगते दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स कमेंट्री एंड अपडेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल गेम दैट वी all love and watch. So please, before we start this video, please like, share, and subscribe to this video. And now, yes, Joshua, coming back to this match. सबसे पहले टॉस का ब्लंडर जो था, जो रोहित शर्मा को अपने सपनों में खाएगा कि क्या वो टॉस जीतकर कुछ चेंजेस कर सकता था, क्या वो डिसीजन बैटिंग के बदले बॉलिंग ले सकता था, और अगर बॉलिंग लेता था तो क्या उसको एक इम्पॉर्टेंट चेंज दैट इज मोहम्मद सिराज जो थोड़े ऑफ कलर लगे, क्या आकाशदीप को मोहम्मद सिराज के जगह पे इस टीम लाइनअप में होना चाहिए था? प्लीज वॉक अस थ्रू दैट। देखो थ्योरेटिकली अब देखो तो 46 ऑल आउट के बाद तो लगेगा कि यार ब्लंडर ही है। बिगर ब्लंडर देन टॉम ब्लंडल, राइट? So what happens is theoretically the thinking was right. See, obviously what they did not gauge, what they did not perceive was this weather to be like that and these conditions to prevail which will really benefit the opposition. तो वो चीज में चूक हुई, राइट? कप्तान साहब ने आकर बोला भी कि हाँ भाई गड़बड़ी की है, उन्होंने बोला वो निकालो तलवारें, वॉट एवर, राइट? नाइव्स आउट, ओके दैट्स फाइन। बट मेरा ये सवाल है कि अगर थ्योरेटिकली उनका वो था प्लान, तो अगर वो बॉलिंग भी करते ना सर, उनके पास क्या इंडिया के पास उस कंडीशंस के लिए बेस्ट बॉलिंग होती? ट्रू। क्या सीम मूवमेंट में कराने वाला इंडिया का बॉलर आकाशदीप की गैर मौजूदगी में इंडिया वुड हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम bowling in those conditions? Yes, maybe शायद um, शायद 46 पे ऑल आउट हम न्यूजीलैंड को नहीं कर पाते। हो सकता है कि 250 रन पे ऑल आउट कर सकते थे, राइट? एक दिन में अगर हो सकते थे या डेढ़ दिन, मतलब किसी तरीके से। तो इन हाइंडसाइट यस, bowling would have been a better decision, but I think again if India have a strategy, if India have a theory कि हम ये करना चाहते हैं, आपके वो ये करना चाहते में है ना स्किल दिखनी चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि हमारे पास, मेरे को तो ये लगा कि बांग्लादेश के खिलाफ जो उनकी स्ट्रेटेजी थी बहुत क्लियर थी कि भाई दे आर गोइंग टू प्ले थ्री सीम बॉलर्स एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग स्लो ट्रैक, एंड आई थॉट दैट दे कुड हैव कंटिन्यूड विद द सेम वे, राइट? दे कुड हैव कंटिन्यूड विद द सेम थिंग। ठीक है, आपकी चॉप एंड चेंज आपने करनी है, आप शुभमन गिल की जगह आप सरफराज को खिला रहे हो या जो भी है वो सब करो, बट अब एटलीस्ट आपका थ्री फास्ट बॉलर्स एंड टू स्पिनर्स वाला वो उसको मत ब्रेक करो। आपने तीन स्पिनर ले आए, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, आपने यू एनीवेज वेंट इनटू द गेम नॉट विद द बेस्ट bowling plan for the conditions. On the other hand, New Zealand got the dream conditions anyone could ask for. Also, there is a skill issue with the Indian fast bowling. Indian fast bowling is not the best fast bowling in these overcast conditions. But initial reaction, India did get their combination wrong. They did not have the players to perform in those conditions. Very simple. Very simple. वेरी राइटली पुट जोशो वहां पे कि अगर इंडिया बॉलिंग भी पहले करती तो मुझे लगता नहीं कि कुछ खासा डिफरेंस होता बिकॉज द सेकंड इनिंग्स जो इंडिया का बॉलिंग का जो सेकंड इनिंग्स था राइट व्हाइल वी वर डिफेंडिंग अ वेरी लो स्कोर ऑफ 107 रन्स conditions were still the same as while India was bowled out for 46 right same overcast condition the same new ball the सब कुछ same था and India were not able to pick more than 2 wickets
एंड कुडोज टू न्यूजीलैंड बैटर्स एज वेल। दे वो एज एंड मिसेस हुआ है, वो ऊज एंड आज हुआ है। एक हाफ एन आवर का पैसेज ऑफ प्लेस था वेयर जसप्रीत बुमराह वाज जस्ट bowling beauties आफ्टर ब्यूटीज, बट शायद मोहम्मद सिराज was not able to back him up with those good deliveries, or I would say good number of good deliveries rather, क्योंकि वो बीच में एक हाथ दो अच्छी बॉल डालते थे, फिर वापस वही लेग साइड पे स्ट्रैंडल डाउन करते थे जहां पे इजी सिंगल लिया जाता था। तो वो शायद एक दिक्कत लगा मुझे। और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा अगर वो टॉस जीत के बॉलिंग करते भी तो शायद इंडिया जैसी 46 पे ऑल आउट हो गए। इतना खराब एप्लीकेशन ऑफ बैटिंग, राइट? जस्ट एज यू आर आल्सो सेइंग कि द स्टैट्स दैट यू हैव फॉर इंडियन बैटर्स, जो इंडियन बैटर्स जो आउट हुए, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स का हाइलाइट्स मैं बार बार देख रहा हूँ, रोहित शर्मा, then you have Yashasvi Jaiswal, you have Virat Kohli, then KL Rahul, Sarfraz Khan. The top five batters, none of them were like dismissed on a beauty delivery. सब लोग अपना अपना शॉट, खराब शॉट खेल कर आउट हुआ है। जैसे विराट कोहली के अंग पे एक बॉल आया, ही वॉज नॉट एबल टू डिफेंड वेल, वो आउट हो गया। सरफराज खान एक अटैकिंग शॉट खेलने गया, चलो उसका गेम नेचर ही अटैकिंग का है तो दैट इज फाइन। KL Rahul, a very flawed shot, KL Rahul down the leg, like गली क्रिकेट वाले मिस्टेक करके आउट हो गए। एंड ऑफ कोर्स यशस्वी जायसवाल वाज आल्सो ट्राइंग टू अटैक, आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि शायद इनएक्सपीरियंस वहां पे है। बट अगर आपके टॉप 6 बैटर्स आर नॉट गेटिंग आउट टू गुड डिलीवरीज रादर देन ऑन बैड डिलीवरीज, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर देता है 46 ऑल आउट। एंड हेंस द न्यूजीलैंड बैटर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए कहीं ना कहीं। इन द सेकंड इनिंग्स जो आज 107 रन डिफेंड करने थे, ओवरकास्ट कंडीशन था, सब कुछ सेम था, जसप्रीत बुमराह बोल्ड इज हार्ट आउट, बट अगेन उसको सेकंड साइड से कोई सपोर्ट देने वाला वो बॉलर नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं दे वेर एबल टू स्कोर दैट 40-45 ऑड रन इन दोस 10-15 ओवर्स, और वहां से मोमेंटम हार गई इंडिया। जी, आई थिंक ये बहुत जरूरी चीज है कि ये जो बल्लेबाजी की जो खामियां हैं ये इनको बहुत जबरदस्त तरीके से एड्रेस करनी पड़ेंगी। सही बात है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया परफॉर्मेंस इन दिस WTC साइकिल, जो 2023 से 2025 के बीच में, मैं केवल घरेलू टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। घरेलू टेस्ट मैचेस इंडिया में दे प्लेड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, दे प्लेड अगेंस्ट बांग्लादेश, देन दे प्लेड अगेंस्ट इंग्लैंड पहले अर्लियर दिस ईयर। नाउ इन ऑल ऑफ दीज मैचेस इंडिया डिड गो from at times momentary collapse to long collapse. इन करेक्ट। न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड एक टेस्ट मैचेस में ही दो बारी वो उनकी बैटिंग कोलैप्स करती है। फर्स्ट इनिंग में तो पूरी पारी ही कोलैप्स थी, मतलब दे केम एंड दे कोलैप्स एंड दे नेवर गॉट अप, राइट? तो 46-0 दैट्स अ मैसिव कोलैप्स, बट देयर आल्सो दे लॉस्ट 15 रन के भीतर में 7 विकेट्स इन दैट 46 नॉट ऑल आउट। दे लॉस्ट 7 विकेट्स इन द स्पेस ऑफ 15 रन इन द सेकंड इनिंग्स। Um, and we'll come to that later how India could have batted better in the second inning. या But at 408 for 3, they went down to 462 for 10, which is where I felt India lost the game ट्रू। in this particular game where they had the chance to grab the initiative. 54 runs for 7 wickets out. The differentiator factor being superior skill with the second new ball, हैंड्स डाउन। right? Better bowling. So that's why there's a combination of both factors. आप न्यू बॉल को कैसे ब्लंट कर रहे हो एंड न्यू बॉल से कैसे बॉलिंग करा रहे हो। अगेंस्ट इंग्लैंड आल्सो अर्लियर दिस ईयर there were twice when India were 119 for 5, they were all out for 202, so 5 wickets down for 83 runs. In another innings they were 211 for 4 against England. At home they were bundled out for 255 for 10, right? And which means 44 runs for 6 wickets they lost. So what are these stats telling us? That there is discontinuity of batting momentum as a pattern, as a disease, as a syndrome. The करेक्ट। Indian cricket team, the Indian batting bunch is actually facing this. मतलब जो आपने स्टैट्स बोले, राइट, मतलब वो क्लियरली एक चीज बताता है, एक तरफा डायरेक्शन है कि उसका मेन रीजन इज मिडल ऑर्डर। एंड अगर आप कोलैप्सेस की बात कर रहे हो, राइट, द कोलैप्सेस दैट यू मेंशन, राइट, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुली पुट दो स्टैट्स अप। 58 पे 5, कहीं पे 54 पे 7 जैसे सेकंड इनिंग्स में हुआ। आई डोंट थिंक 46 ऑल आउट वाज द रीजन। आई डेफिनेटली फील आफ्टर दैट यू डेफिनेटली मेड अ कमबैक एंड यू आर इन द ड्राइविंग सीट व्हेन ऋषभ पंत एंड सरफराज खान वर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। 403 पे जैसे आपने बोला 3 विकेट थे, और वहां से जाके 464 पे ऑल आउट होने, यानी कि 50 रन पे 7 विकेट खोना, दैट इज एब्सोल्युटली शैम्बोलिक।
and we don't expect that from a team that is number one currently across formats. देखो ना, आप ये देखो कि आप जब 408 पे 3 हो, आपके पास इन द बैटिंग ऑर्डर कौन कौन है? नंबर 6 पे वेट कर रहे हैं केएल राहुल आने के लिए, करेक्ट। नंबर 7 पर जडेजा है, नंबर 8 पर आर अश्विन है, राइट? एंड उसके बाद और कौन है? कुलदीप कुलदीप यादव कुलदीप है, बुमराह और बुमराह, विवियन सिराज। विवियन सिराज, यस। सो so आपका you have a long batting lineup till number 8 and 9 can sort of very well hold their own bat, get you runs as well. एब्सोल्युटली। तो ऐसे में द लोअर मिडिल ऑर्डर का टोटली परास्त हो जाना, ये एक बड़ा फैक्टर है। आपके नेक्स्ट मुद्दे पर हम आ रहे हैं, वो है केएल राहुल। केएल राहुल से इंडियन टीम उम्मीद कर रही है कि वो शेफर्ड द टेल करके एक वीवीएस लक्ष्मण 2.0 काइंड ऑफ बैट्समैन बने। एग्जैक्टली। तो मैं इस चीज को करने में केएल करेक्ट। राहुल असमर्थ हो रहे हैं। मैं एक्चुअली उसी पे आ रहा था जोशुआ, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो वो उसका एक ये हमारे टॉपिक का एक नींव रख दिया। जैसे 403 पे हम लोग तीन थे, सरफराज खान belting the bowlers at 150 not out, ऋषभ पंत 99 पे आउट हो गए, दैट वाज एन अनलकी डिसमिसल आई वुड कॉल आउट। बट उसके बाद जब सरफराज खान वाज देयर, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी वे ऑफ टेकिंग द चांसेस अगेंस्ट दैट न्यू बॉल। अब मैं उसमें ना माइंडसेट का भी आपको बताता हूँ। आई वाज हियरिंग दिनेश कार्तिक ओवर द कमेंट्री। दिनेश कार्तिक कह रहे थे सरफराज खान इज काइंड ऑफ इमेच्योर टू इंटरनेशनल क्रिकेट। व्हाई? दैट इज बिकॉज इन डोमेस्टिक क्रिकेट जब भी सेकंड न्यू बॉल होता है, दैट इज नॉट अ चांस ऑफ फेंसिंग योर बैट या जस्ट पुटिंग योर बैट इन फ्रंट ऑफ द बॉल। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर रन्स in domestic cricket. But well, you're not in domestic cricket anymore. It is international cricket, and there are going to be bowlers of the quality of Tim Southee, फिर मैट हेनरी, फिर विलियम और जो अच्छे बॉलिंग करे। दे आर गोइंग टू नॉट, दे आर वेटिंग फॉर द लाइक फ्रॉम 55-60th ओवर कि कब वो न्यू बॉल उनके हाथ में आए और कब वो लोग स्विंग कराए। दे आर जस्ट वेटिंग कि कब हो इस चीज हो। एंड प्लेयर्स लाइक कमिंग फ्रॉम द डोमेस्टिक सर्किट टू इंटरनेशनल क्रिकेट हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि बॉस इंटरनेशनल क्रिकेट के बॉलर्स का स्टैंडर्ड कुछ अलग है, एंड दे कैन नॉट हिट दैट हार्ड न्यू बॉल राइट अप फ्रंट लाइक दे डू इन डोमेस्टिक क्रिकेट। तो वो एक मैच्योरिटी मिसिंग लगी। बट अगेन दैट वुड कम एज ही गोज इन द इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ ऑफकोर्स केएल राहुल। एंड केएल राहुल का कहीं ना कहीं इंडियन टीम का जो वो रोप है, हम लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, प्रोबेबली फ्रॉम द लास्ट 1 year वी आर टॉकिंग अबाउट इट, गिविंग अ लॉन्गर रोप, गिविंग अ लॉन्गर रोप। क्या वो रोप बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं हो गया है फॉर केएल राहुल स्पेसिफिकली? मुझे जानना है कि केएल राहुल के पास कौन सा ऐसा वीडियो है मैनेजमेंट का जो उसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे इंडियन टीम से। देर आर प्लेयर्स लाइक ध्रुव जुरेल, दे आर प्लेयर्स लाइक अभिमन्यु ईश्वरन, दे आर प्लेयर्स लाइक सरफराज खान इटसेल्फ, जो कि गिल गिल इंजर्ड हुआ इसके लिए टीम में आए। why, when and how would such players get a chance, an opportunity, अगर हम लोग खराब खेलने वालों को एक्स्ट्रा लॉन्गर रोप देते रहेंगे तो? क्या आपको लगता है दिस इज द एंड ऑफ रोड फॉर केएल राहुल इन एटलीस्ट टेस्ट मैच क्रिकेट फॉर नाउ? सी, केएल राहुल के साथ हमेशा बहुत एनिग्मा रहा है, जैसे एनिग्मेटिक रहा है कि द वे दैट दे हैव टू प्ले, उनको क्या है कि इसको वो करना पड़ेगा केएल राहुल को कि आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि केएल राहुल जो है बाहरी नॉइज से ना इफेक्ट हो जाने वाले खिलाड़ी होते हैं। एंड पिछले 2 दिन से केएल राहुल के मीम्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे वगैरह। एंड ऐसे में व्यक्ति का मनोबल डाउन ही होता है, राइट? वो ऑलरेडी एक सिर्फ एक बड़े सेलिब्रिटी फैमिली के पार्ट हैं, तो देयर इज नॉट जस्ट pressure on him from one side. There is multiple kinds of pressure on KL Rahul, and his test average is not great in this current season, right? He's had 5 innings in 3 test matches. He scored 118 runs at an average of less than 30. Um, he did his job by scoring that 68 against Bangladesh, great. But apart from that, he's not, even if he's got a chance to get in, he's not consolidated, not accumulated, and failed. KL Rahul needs to understand whether he is the right person for the job that the team management wants him to do. Team management could have
like many experts said in the game, यार तुम नंबर 4 पर सरफराज को क्यों लेके आए हो जब बॉल इधर उधर मूव कर रहा है, तुम नंबर 4 पर केएल राहुल को खिला देते। टीम मैनेजमेंट डिड नॉट डू दैट। टीम मैनेजमेंट कंटिन्यूड विद सरफराज, ऋषभ पंत at 5, KL Rahul at number 6. That means the team management has very specific role for KL Rahul. My question is, does KL Rahul, is KL Rahul comfortable enough to perform that role? True. Right. But क्या KL Rahul as a number 6 batter who can shepherd the tail, be that player? एंड उसमें गलती क्या बोलो, ये बाय प्रोडक्ट हो गया उनकी वो सेंचुरी का जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में मारी, बहुत टफ कंडीशन। दैट वाज अ वेरी ब्रिलियंट इनिंग्स इक्विवेलेंट टू अजिंक्य रहाने's very great 100 at Lords on seaming conditions. So that innings in South Africa, केएल राहुल ने जो वो उसको ये नहीं समझ में आया कि भाई उसके बाद उससे ये उम्मीदें हो सकती हैं कि तेरे को टेलेंडर्स के साथ में, लोअर ऑर्डर के साथ में बैटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? तेरे पास स्किल है छक्के मारने की ऑन गुड डिलीवरीज, क्योंकि तुम स्ट्रोक प्लेयर बैट्समैन है। तो क्या केएल राहुल समझेंगे कि ये उनकी डिमांड है टीम से, क्या वो इसमें कंफर्टेबल है करने के लिए, या फिर ही विल keep getting affected by the outside noise, so on and so forth. Right now, अगर आप बेयर बैलेंसिंग एंड बेयर नंबर्स की बात करोगे, sadly Sarfaraz Khan has outperformed KL Rahul. When Shubman Gill walks back into the playing 11, Sarfaraz Khan will displace KL Rahul from the team. Sarfaraz Khan को कोई पंगा नहीं है, सरफराज खान को नंबर 6 पर आ जाएगा and he will continue playing that game, right? जो भी उनसे अपेक्षा है। But KL Rahul, I don't see him in the playing 11 once Shubman Gill walks back in. अभी बॉलिंग से बढ़ते हैं दूसरे हमारे प्रीमियम बॉलर की ओर। आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज टुडे। मतलब मेरे को लगा कि रोहित शर्मा ने सिर्फ एक ही गलती की टेस्ट मैच में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद उसने 2 से 3 गलतियां करी है पूरे टेस्ट मैच में। एज अ कैप्टन रोहित शर्मा के लिए दिस वॉज वन वेरी बैड टेस्ट मैच दैट ही वुड लाइक टू फॉरगेट अबाउट हिज कैप्टनशिप। बिकॉज while I agree, चलो I understand कि रविचंद्रन अश्विन was not at his very best in this test। फर्स्ट इनिंग्स में बहुत खराब बॉलिंग किया, और रादर इफ यू वांट टू पुट इट दैट वे कि न्यूजीलैंड के बैटर्स ने बहुत बढ़िया होमवर्क करा अगेंस्ट रविचंद्रन अश्विन एंड दे टोंग्ड हिम, लिटरली टोंग्ड हिम। रिवर्स स्वीप मार के उसका लाइन और लेंथ से उसको हटाया। स्पेशली रचिन रविंद्र जो बैकफुट पे जाके उसको क्रीज का यूज करके कट कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन को कंटिन्यूअसली। एंड जब भी रविचंद्रन अश्विन वाज टॉसिंग द बॉल, दे वर गोइंग एक स्टेप लेके आगे एंड दे वर हिटिंग हिम डाउन द ग्राउंड। तो क्या इस वजह से द व्हेन द सेकंड इनिंग स्टार्टेड, रविचंद्रन अश्विन वाज द फोर्थ भी नहीं, फिफ्थ बॉलिंग चेंज, दैट वाज द लास्ट बॉलिंग चेंज। और जब इंडिया को रन बचे हुए थे, सिर्फ 24 रन बचे थे, तब रविचंद्रन अश्विन को लाया गया। क्या ये कैप्टन का कॉन्फिडेंस इतना खराब हो सकता है एक इनिंग के बाद अपने प्लेयर पे? अगर इतना ही खराब होना था तो क्या रोहित शर्मा का वो कॉन्फिडेंस केएल राहुल से अब तक खराब नहीं हुआ है? क्योंकि रविचंद्रन अश्विन हैज बीन अ सीजन परफॉर्मर फॉर यू, सिर्फ एक इनिंग में उसने अच्छा नहीं करा। इफ आई वॉज इन हिज प्लेस, मैं जसप्रीत बुमराह के साथ मैं डेफिनेटली रविचंद्रन अश्विन से ओपनिंग करवाता बॉलिंग का, गिवन द फैक्ट दैट देयर वर 2 लेफ्ट हैंडर्स एट दैट पॉइंट। और Ravichandran Ashwin has that skill with the new ball. We have seen it in the England series also and like many times in the past. क्या आपको लग रहा है क्लियरली एक मिस था? क्या कॉन्फिडेंस का कमी कैप्टन का था ऑन द प्रीमियम बॉलर, और उस वजह से इंडिया ने एक थर्ड फोर्थ मिस्टेक कर दिया इस टेस्ट मैच में? देखिए ये बिल्कुल था, जब आपके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज सबसे ज्यादा महंगे साबित होते हैं, जो कि फर्स्ट इनिंग्स में रविचंद्रन अश्विन के साथ हुआ, जिसमें अश्विन की जो गलतियां फर्स्ट इनिंग्स में हुई, they were coming from the good batting strategy that the New Zealand players had against him. So रविचंद्रन अश्विन को जब तक कि वो अपना कोई सेकंड पैंतरा करते, रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को लेके आ रहे थे, रोहित शर्मा कुलदीप यादव को लेके आ रहे थे, तो फर्स्ट इनिंग्स में रविचंद्रन अश्विन को खुद मौका नहीं मिल पाया अपना गेम इंप्रूव करने का। राइट, तो ठीक है, यू कैन कॉल दैट एन एबरेशन। मूविंग टू सेकंड इनिंग, एटलीस्ट वहां पर तो उनको कॉन्फिडेंस, अपनी बादशाहत जो रविचंद्रन अश्विन सेकंड इनिंग्स में शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग अ स्कोर, बॉलिंग अगर टारगेट है तो रविचंद्रन अश्विन कितने मुश्किल बॉलर हो सकते हैं फेस करने में, तो वहां पर डेफिनेटली एक चूक हुई है कप्तान से। रविचंद्रन अश्विन पर कॉन्फिडेंस उनको दिखाना चाहिए था। यद्यपि मोहम्मद सिराज डॉट बॉल्स उन्होंने ज्यादा कराई सेकंड इनिंग्स में, बट वो उतने पैने, इतने इंसाइसिव नहीं हो सके
जितना शायद रविचंद्रन अश्विन को न्यू बॉल देने में होते हैं वो ज्यादा करके। रविचंद्रन अश्विन न्यू बॉल, लेफ्ट हैंडर्स ऑन स्ट्राइक, इट इज begging for Ashwin to be given a chance to bowl, but that didn't happen. And obviously, by that time, New Zealand was chasing very less, 107 only, so it didn't quite matter in the end. But I think Ravichandran Ashwin का misuse हुआ है second innings में, there's no denying that. एब्सोल्युटली, मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन, मतलब न्यूजीलैंड वुड हैव हैड अ साई ऑफ रिलीफ कि उन्होंने जब देखा कि हाँ भाई द फर्स्ट बॉलिंग चेंज इज रविंद्र जडेजा एंड नॉट रविचंद्रन अश्विन, एंड गिवन द फैक्ट दैट देयर वर टू लेफ्ट, मतलब एक लेफ्ट हैंडर और एक राइटी था, और फिर भी रविंद्र जडेजा को लाना, मतलब आई फेल्ट बैफल्ड एट दैट टाइम। फॉर्म फॉर्म के बेसिस पे वो लोग ज्यादा गए, जो भी बॉलिंग चेंजेस रोहित शर्मा वाज डूइंग, उसको लगा यार रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी कराई थी फर्स्ट इनिंग्स के एंड में, तो उनको शायद ज्यादा मदद मिल सकती है। ये देख कर कि आपका जो सुपरलेटिव स्पिन बॉलर है रविचंद्रन अश्विन, उसको आप कैसे वो कर सकते हो, पता दरकिनार नहीं, कर सकते मतलब हो। मैं बट इससे रवि इसलिए मैंने स्टार्ट भी इसी चीज से किया कि रोहित शर्मा का प्रॉब्ली द वर्स्ट टेस्ट मैच एज कैप्टन फॉर हिम, क्योंकि कैप्टन भी नहीं, पूरा एज अ प्लेयर ही खराब टेस्ट मैच था। जो सेकंड इनिंग में जो डिसमिसल हुआ उनका, बॉल टप्पा गिर के उड़ के जाके स्टंप पे लगना था, लाइक आई डोंट थिंक इट कैन गेट एनी अनलकियर देन दैट। अभी मुझे आजकल जोशो, आपको पता है मेरे पास एक नया स्किल आया है, मेरे पास ये नया स्किल आया है कि मैं अगले 2 टेस्ट मैचेस का पिच का प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। और प्रेडिक्शन इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि जिस तरीके से इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हारी है, आई एम एक्सपेक्टिंग द बॉल टू स्पिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। आपका क्या कहना है? पुणे टेस्ट मैच, पुणे ऑफ कोर्स, पुणे एंड मुंबई, सेकंड एंड थर्ड वुड बी इन पुणे एंड मुंबई, बोथ आर रेड सॉइल विकेट्स, और रेड सॉइल विकेट्स को यू पुट सम ग्रास, वो स्विंग एंड स्विंग होगा, यू कट द ग्रास, इट विल बी अ रैंक टर्नर, सो एज सिंपल एज दैट। क्या आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने कहीं ना कहीं, मतलब इंडिया, मेरे को लगता है इंडिया बहुत गलत करती है विद द ओपोनेंट टीम्स, इतना भी नहीं करना चाहिए एट टाइम्स, बट अगेन गिवन द फैक्ट दैट हम लोग वहां जाते हैं तो हमारे साथ भी वही होता है, सो इट्स फेयर एंड स्क्वायर आई वुड से। क्या लगता है आपको पुणे का पिच क्या होगा? वुड इंडियाज भी कॉम्बिनेशन बी देखिए, वन फास्ट बॉलर, और व्हाट वुड इट बी? देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये साम दान दंड भेद करके ये अपने तरफ कंडीशंस को वो रखेंगे, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये इट इज creating a trap for your own self. You don't want to be in a position where you create a condition which backfires on your own batsman. ट्रू। Right. So what my fear is that if on a Pune they make the conditions to spin from ball one and the weather stays away, there is dryness, there is this thing, then आपको स्टीव ओकीफ याद होगा जिसने 6 विकेट लिए थे एक पारी में, और भारत 2018। तो बहुत बुरी तरीके से टेस्ट मैच हारा था। पुणे में ही लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर, आई बढ़िया नो, आई नो। गेंदबाजी कराई। एंड अगर स्पिनिंग विकेट है तो मेरे हिसाब से जो न्यूजीलैंड का बेस्ट स्पिन बॉलर है, हु आई थिंक इज मिचेल सैंटनर एंड नॉट अजाज पटेल, वो अगर आ जाएगा बिकॉज ऑफ हिज हाइट, he'll be able to generate a lot more bite of the surface than any of the 5 spinners India and New Zealand combined. I think that is a huge gamble that whoever are the pitch curators, उनको जब भी मैसेजिंग मिल रही होगी कि भाई स्पिनिंग ट्रैक बनाओ, वो नहीं करनी चाहिए। I think they should stick with their logic of playing 3 fast bowlers like they did in BGT. ज्यादा करके अगर मेरे को वो होगा, if they can somehow um, अगर उनको फिंगर स्पिनर्स, अगर स्पिनिंग ट्रैक बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल में रिप्लेस मोहम्मद सिराज, एंड and I don't think that there should be any more change apart from maybe Gill taking place of KL Rahul when he comes back into the team, depending on Shubman Gill's fitness, right? Absolutely. But Akashdeep will definitely come into the playing 11. I think we've seen how the Indian fast bowler, especially Siraj, was unable to move the ball the way was expected of him, whereas Akashdeep bowled has the abilities to bowl like Mike Henry. He may not have the pace of Will or Roop, but he can definitely move the ball. So, मेरे हिसाब से the bowling lineup for India in Pune game should be Bumrah as first pacer,
Second should be Akashdeep as second pacer, and no third pacer. And predictably, it will be a surface that will give a lot more help to spin. May not from the first day, but from the second day or third day, you should get in a good finger spinner in Akshar Patel, who can lend that batting support also, and maybe replace Kuldeep with Akshar Patel, lengthen the batting at number 9. Remember, Akshar Patel has been very dependable batsman in this WTC cycle from number 6 and below. So he will lend that little solidity which can break the pattern of these collapses that Correct. we have talked Very about, valid right? point. तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल का इंक्लूजन विल बी इंपॉर्टेंट, आकाशदीप का inclusion will be important, and Siraj and Kuldeep could be on their way out. That's what I would think is the right way, no matter the conditions in Pune. सिराज कुलदीप के साथ साथ मुझे एक और के वाला बंदा बाहर जाते हुए दिख रहा है ये मैच है. So let's hope for the best. And if India really wants to build a team for the future, right? KL Rahul, who's already 32, 33 years of age, right? It is high time that we get guys like Sarfraz Khan, Dhruv Jural into the setup, get them the pressure of handling pure quality world class bowlers. कैसे होता है वो? And no matter, I would say, no matter the experience of KL Rahul, if it is not yielding results at this particular point, there is no point of having those experience in the backyard. See, I think if Indian team management has to have a confident, has to have a one-on-one conversation with KL Rahul, and KL Rahul के साथ बैठ के बात करना है, भाई, this is where we see you in our future plans. Are you okay with this? Are you okay to mold your game or adjust accordingly and fit it? He will say yes, yes, yes. But जब डिलीवर नहीं करोगे ना, तो वो टीम के हित में ना परफॉर्म करने को दिखाएगा. तो मेरे हिसाब से दैट मैसेजिंग शुड बी क्लियर टू केएल राहुल. ठीक है, हम तुम्हें नहीं ड्रॉप करेंगे. शुभमन गिल टीम में आ जाए तब भी हम तुम्हें नहीं ड्रॉप करेंगे. हम तुम्हारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे जो राहुल द्रविड़ की कोचिंग एंड टीम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में रजत पाटीदार को डिस्पाइट 3 टेस्ट फेलियर्स उनको 3 टेस्ट मैच खेलने को दिए. ठीक है, विद वेरी गुड प्रॉमिस, विद वेरी गुड दिस थिंग, एंड वहां पर फिर पडिक्कल के लिए भी मौका बना खेलने का. ठीक है, बट आपको ये है कि हम विल गो द पाटीदार वे ऑफ managing a player and not throwing him under the bus after 1 failure or 2 failures or whatever, and we will keep having showing faith with you. तो फिर उससे क्या होगा कि जब भी नेक्स्ट सरफराज खान को मौका मिलेगा, वो मतलब उसके हंगर से आपको compete करना पड़ेगा. That is where KL Rahul has to be aware of the competition. अगर उसके पास उसका competition वो लोगों से है, they are breaking barriers, breaking boundaries, breaking doors in the domestic circuit. आपने इतने सारे खिलाड़ियों के नाम बताए, अब सरफराज खान है, राइट? सो KL Rahul needs to be aware of his competition. So I'm sure Gambhir and Abhishek Nair and all the think tank of the Indian team will have a conversation with him. And even if they drop him, he will understand and he will come back whenever the thing is. True. Right? But उनका जुझारूपन, फाइट, हंगर, वो दिखना जरूरी है. सही बात है. एंड एब्सोल्युटली, मेरे को नहीं लगता कि कभी भी सरफराज खान या जो भी डोमेस्टिक में पसीना बहा रहा है उससे ज्यादा हंगर केएल राहुल में हो सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज केएल राहुल हैज बिकम अ कंटेंट प्लेयर फॉर नाउ. ही वाज अ डिफरेंट प्लेयर बैक देन, एंड इट वुड बी वेरी अनजस्टिस, आई वुड से, कि आप लोग जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म कर रहे हो उनको चांस नहीं दे रहे हो कहीं ना कहीं, विद गिविंग लॉन्गर रोप्स टू करंट प्लेयर्स. एंड दैट्स नॉट हाउ any cycle performs. Cycle का मतलब ये होता है कि आप you keep on rotating players, you keep on giving chances to new players, and that's how you build world class set of players. Let's see क्या होता है in the next 2 test match which is yet to start in another 4 to 5 odd days. It was a good intriguing discussion today, Joshua. You bring out very good stats, that is why the audience also loves you to have on the show. And coming to our audience, please like, share and subscribe to our channel. कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताना कि आपके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस होने चाहिए इन द सेकंड एंड थर्ड टेस्ट मैच फॉर इंडिया, एंड क्या आपको लगता है कि इंडिया एक स्पिन ट्रैक प्रोड्यूस करेगा, हाँ या ना. तो तब तक के लिए, व्हेन वी आर बैक विद द नेक्स्ट एपिसोड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कॉटन बू स्टोरीज. दिस इज मी, योर होस्ट एंड योर दोस्त, साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉटन बू स्टोरीज. थैंक यू जोशुआ, वंस अगेन साइनिंग ऑफ. थैंक यू.